क्या आप कभी ऐसा सोचेंगे कि आपका बेटा, भाई या दोस्त एक गैर मुल्की सियाहत पर जाए और जब वो वापस आए तो एक जिंदा लाश की तरह हो? I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. ये ओटो वाम्बेर है, एक अमरीकी कॉलेज का स्टूडेंट और टूरिस्ट जिसका नॉर्थ कोरिया का सफर एक हकीकी डरावने ख्वाब में बदल गया। 2016 में उसे नॉर्थ कोरिया के जेल में सिर्फ एक पोस्टर चुराने के जुर्म में 15 साल की सख्त मुशक्कत की सजा सुनाई गई। एक ऐसा जुर्म जो बज़ाहिर उसने किया ही नहीं। उसकी सजा के बाद नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मजीद खराब हुए। ये ख्याल किया जाता है कि ओटो को एक सियासी सौदे के लिए कैदी के तौर पर रखा गया था। तकरीबन 1 साल बाद अमेरिका उसे वापस लाने में कामयाब हुआ, लेकिन जब वो वापस आया तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। उस पर इतना वहशियाना तशद्दुद किया गया था कि उसका दिमाग हमेशा के लिए काम करना बंद कर गया, यानी ब्रेन डेड हालत में डाल दिया गया। उसके पेरेंट्स के मुताबिक उनके बेटे की हालत देखना किसी भयानक ख्वाब से कम ना था। उसकी बाजू और टांगें टेढ़ी हो चुकी थी और ऐसा लगता था जैसे किसी ने चिमटा लेकर उसके दांतों की दोबारा तरतीब दिया हो। अमेरिका वापस पहुंचने के बाद ओटो 1 हफ्ता भी जिंदा न रह सका। नॉर्थ कोरिया ने उसकी मौत की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार किया और दावा किया कि ओटो सिर्फ नींद की दवा की रिएक्शन की वजह से कोमा में गया है। मगर अमरीकी हुकाम ने यह मौक़िफ़ मुस्तरद किया। ओटो की हालत नॉर्थ कोरिया की जेलों में होने वाली बदतरीन मारपीट और तशद्दुद का नतीजा थी। एक ऐसा जुल्म जिसने एक हंसते मुस्कुराते नौजवान की जिंदगी छीन ली। और अगर हम नॉर्थ कोरिया की इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों की तारीख देखें तो ये बात हैरानकुन बिल्कुल नहीं लगती कि ओटो के साथ ऐसा वहशियाना सलूक हुआ। अगर हम नॉर्थ कोरिया की जेलों से बच निकलने वाले कैदियों की बात सुने तो उनके मुताबिक गार्ड्स कैदियों को मारते हैं, खाना कम दिया जाता है, भूख मिटाने के लिए उनको मजबूरन कीड़े मकोड़े खाने पड़ते हैं। ये जुल्म सिर्फ बड़ों तक महदूद नहीं बल्कि ह्यूमन राइट वॉच और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया पर इल्जाम है कि वो कम उम्र बच्चों से न सिर्फ जबरी मुशक्कत लेते हैं बल्कि बाज़ औक़ात उन्हें ऐसी सख्त सजाएं दी जाती हैं जिन्हें सुनकर भी रूह कांप उठती है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और तज्ज़िया निगारों के मुताबिक ये एक ऐसी जगह है जो बाकायदगी से इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। एक मुकम्मल आमिराना रियासत जो सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के मुकम्मल कंट्रोल में है। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया में रहने के दौरान ओटो के साथ क्या हुआ। क्या उसे एक सियासी प्यादे के तौर पर इस्तेमाल किया गया या फिर वाकई ही नॉर्थ कोरिया ही उसकी मौत का जिम्मेदार है। सच क्या है, आइए जानते हैं। तो ओटो वाम्बेर एक मेहनती एथलेटिक 22 साल का अमरीकी स्टूडेंट था। उसने वीमिंग हाई स्कूल से 2013 में ग्रेजुएशन सैल्यूटोरियन किया, यानी पूरी क्लास में दूसरे नंबर पर। उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में स्कॉलरशिप हासिल की, जहां वो बिजनेस, इकोनॉमिक्स और आलमी पायदारी जैसे अहम सब्जेक्ट्स में तालीम हासिल कर रहा था। उसका ख्वाब एक कामयाब बैंकर बनने का था, लेकिन अमली जिंदगी में दाखिल होने और लातादाद घंटों के थका देने वाले काम से पहले वो दुनिया को एक आखिरी बार करीब से देखना चाहता था। अच्छा, ओटो फॉरेन कंट्री की तलाश के लिए कोई अजनबी नहीं था, यानी वो पहले भी कई मुल्कों का सफर कर चुका था। उसको मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों की सकाफतें बहुत पसंद थी, इसलिए वो इसराइल, क्यूबा, एक्वाडोर और यूरोप के कई हिस्सों पर जा चुका था। 2016 के अवाइल में मई में ग्रेजुएशन करने से पहले उसने फैसला किया कि वो अपना आखिरी सेमेस्टर हांगकांग में मुकम्मल करेगा। तालीम के इस सफर पर निकलने से पहले उसने यंग पायनियर टूर ग्रुप के साथ नॉर्थ कोरिया का दौरा करने का फैसला किया, जो कि एक बजट फ्रेंडली ट्रैवल ग्रुप है जो टूरिस्ट को ऐसी जगहों पर ले जाने में महारत रखता है जहां वो आम तौर पर नहीं जाते। जैसा कि उनका एक नारा है, डेस्टिनेशन योर मदर वुड रेदर यू स्टेड अवे फ्रॉम, यानी ऐसी मंजिलें जिनसे आपकी माँ आपको दूर रखना चाहे। उस वक्त अमेरिका के पास एक ट्रैवल एडवाइजरी थी जिसमें नॉर्थ कोरिया का सफर करने वाले अपने शहरियों को सख्ती से मना किया गया था, लेकिन फिर भी इस ग्रुप का दावा था कि यह सफर अमरीकी शहरियों के लिए भी महफूज था। ओटो नॉर्थ कोरिया की सकाफत को करीब से देखने का ख्वाहिशमंद था और वहां के आम लोगों से मिलकर उनकी जिंदगी, सोच और रवायात को समझना चाहता था। 29 दिसंबर 2015 को ओटो ने नए साल के 5 रोजा दौरे के लिए अपने टूर ग्रुप के साथ बीजिंग के रास्ते नॉर्थ कोरिया के लिए उड़ान भरी। उसके नए दोस्तों ने अमरीकी होने की वजह से उसे इंपीरियल एनिमी का नाम दिया। वो इस सफर में 10 अमरीकियों में से एक था और उनके साथ कुछ कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन और यूरोपीय शहरी भी शामिल थे। नॉर्थ कोरिया पहुंचने के बाद ओटो और उसका ग्रुप हर लम्हे को जी भर कर एंजॉय कर रहे थे। वो एक नई पुरअसरार दुनिया को करीब से देख रहे थे।
ہنسی مذاق پکچرز مقامی مناظر سب کچھ ایک ایڈونچر لگ رہا تھا۔ اور پھر آئی وہ رات جس کے بعد اوٹو کی زندگی ایک بھیانک موڑ لینے والی تھی، ایک ایسا موڑ جس نے اس کی مسکراہٹ کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ نئے سال کی شام ٹور گروپ نے ینگاکٹو انٹرنیشنل ہوٹل واپس آنے سے پہلے پیونگ یانگ کے مشہور کم il سنگ اسکوائر میں ہزاروں نارتھ کوریائی شہریوں کے ساتھ نئے سال کی شام منائی۔ بعد میں وہ سب لوگ ہوٹل واپس چلے گئے جہاں کچھ افراد نے رات گئے تک شراب پینا جاری رکھا۔ اوٹو اور اس کا روم میٹ ڈینی گریٹن جو کہ ایک برطانوی شہری ہے، اس کے ساتھ وہ پورے سفر میں ایک ہی کمرے میں رہا۔ وہ دونوں ہوٹل کے اندر موجود باؤلنگ ایریا دیکھنے نکل گئے جو اس ہوٹل میں ایک منفرد تفریحی جگہ تھی۔ تو یہ رات ایک کامیاب نئے سال کی رات تھی۔ اس سے اگلے دن 2 جنوری 2016 کو گروپ گھر جانے کے لیے پیونگ یانگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا، جہاں 2 نارتھ کوریائی سیکیورٹی گارڈز نے اچانک اوٹو کو الگ کر لیا۔ باقی ٹورسٹ حیرت زدہ تھے، کچھ نے سمجھا شاید کوئی غلط فہمی ہو، لیکن جب جہاز اوٹو کے بغیر ٹرمینل سے نکلنے ہی والا تھا کہ ایک آفیشل نے اعلان کیا کہ اسے ہسپتال لے جایا گیا ہے کیونکہ وہ بہت بیمار تھا۔ اس کے ٹور گروپ کے دیگر افراد بغیر کسی واقعے کے ملک چھوڑ گئے۔ حراست میں لیے جانے کے 2 ماہ بعد بالآخر نارتھ کوریا کی آفیشیل کورین سینٹرل نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اسے کیوں گرفتار کیا گیا۔ نارتھ کوریا نے اوٹو پر الزام لگایا کہ اس نے نئے سال کے دن صبح 2 بجے ہوٹل کے ایک محدود علاقے سے ایک پروپیگنڈا پوسٹر چرانے کی کوشش کی، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اوٹو نے سکون سے جرم کا اعتراف کر لیا۔ 29 فروری 2016 کو ایک پریس کانفرنس میں وارمیر نے ایک تیار کردہ اسکرپٹ کو پڑھتے ہوئے اعتراف کیا کہ اس نے گھر لے جانے کے لیے ینگاکٹو ہوٹل کی دوسری منزل کے محدود سٹاف کے علاقے سے پروپیگنڈا پوسٹر چرانے کی کوشش کی تھی، یعنی ایسا ایریا جو صرف ہوٹل کے سٹاف کے لیے مخصوص تھا۔ پوسٹر پر کوریائی زبان میں لکھا تھا کہ آئیے خود کو کم جونگ il کی حب الوطنی سے مسلح کریں۔ کم جونگ il نارتھ کوریا کے سابق سربراہ اور موجودہ لیڈر کم جونگ ان کے والد تھے۔ بہت سے لوگ جن میں سے ان کے والدین بھی شامل ہیں کو پختہ یقین ہے کہ اسے اعتراف کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ اعتراف زبردستی کیا گیا تھا، کیونکہ وامبیر کو امریکہ واپسی کے بعد کبھی ہوش نہیں آیا۔ تاہم کم از کم ایک تجزیہ کار نے کہا کہ وہ واضح طور پر دباؤ کے تحت تھا، کیونکہ نارتھ کوریا کے بہت سے سابق قیدی رہائی کے بعد اپنے اعترافات سے مکر گئے اور کہا کہ انہیں زبردستی کہلوایا گیا تھا۔ پریس کانفرنس کے 2 ہفتے بعد نارتھ کوریا کی سپریم کورٹ نے اوٹو کو 15 سال کی قید اور سخت مشقت کی سزا سنائی۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ صرف ایک پوسٹر اور سزا 15 سال؟ دیکھیں، نارتھ کوریا میں کسی بھی ایسی چیز کو نقصان پہنچانا یا چوری کرنا جس میں ان کے لیڈر کا ذکر ہو یا تصویر ہو صرف ایک جرم نہیں بلکہ اسے ریاست کے خلاف بغاوت، توہین اور حتیٰ کہ جاسوسی تک شمار کیا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب اس رات کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے آئیں تو کہانی واضح ہونے کی بجائے مزید الجھتی گئی۔ لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ سب کچھ ایک نشے میں دھت ٹورسٹ کی غلطی نہیں تھی بلکہ شاید نارتھ کوریا کی ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی، جیسے اوٹو کو جان بوجھ کر پھنسایا گیا ہو۔ اس کا اعتراف کچھ یوں تھا: مجھے کبھی بھی خود کو امریکی انتظامیہ کی طرف سے اس ملک میں جرم کرنے کے لیے لالچ میں آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ میری خواہش ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی انتظامیہ آئندہ کبھی بھی میرے جیسے لوگوں کو فورن کنٹریز کے خلاف جرائم کرنے کے لیے جوڑ توڑ نہ کرے۔ 1 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس کیس کے ایویڈنس میں اس کا اعتراف جرم، CCTV فوٹیج، فنگر پرنٹ اور گواہوں کے بیانات شامل تھے۔ 18 مارچ کو کورین سینٹرل نیوز ایجنسی نے ایک شارٹ اور کم ریزولوشن والی ویڈیو جاری کی جس پر صبح 1:57 کی مہر لگی ہوئی تھی، یعنی ٹائم رکا ہوا تھا، جس میں ایک شخصیت دیوار سے پوسٹر ہٹا کر فرش پر رکھ رہی تھی۔ کم ریزولوشن کی وجہ سے ویڈیو میں نہ تو یہ واضح ہو پایا کہ وہ شخص واقعی اوٹو تھا یا کوئی اور، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مرد تھا یا عورت۔ اوٹو کے ساتھ باقی جو ٹورسٹ تھے ان میں سے ایک نے بعد میں یہ انکشاف کیا کہ ہم سب نئے سال کی پارٹی منا رہے تھے اور اوٹو تو 2 بجے سے پہلے ہوٹل واپس آیا ہی نہیں، تو پھر وہ پوسٹر چوری کرنے گیا کب؟ وقت الزام کے ساتھ بالکل میل نہیں کھاتا۔ پریس کانفرنس کے دوران اوٹو کا اعتراف جرم بھی خاصا مشکوک محسوس ہوا۔ وہ ایک اسکرپٹ سے پڑھ رہا تھا، اس کے لہجے اور الفاظ میں بے بسی اور معافی کی التجا صاف جھلک رہی تھی، جیسے اسے معافی کی امید ہو۔ اپنے بیان میں اوٹو نے دعویٰ کیا کہ اس نے اپنے آبائی شہر کے میتھوڈسٹ چرچ اور یونیورسٹی آف ورجینیا کے سیکرٹ آرگنائزیشن زیڈ سوسائٹی کے کہنے پر یہ پوسٹر چرانے کی سازش کی۔ مزید اس نے کہا کہ ان دونوں اداروں کا تعلق امریکی سیکرٹ ایجنسی CIA سے ہے۔ یہ الزامات نہ صرف بے بنیاد لگے بلکہ دونوں اداروں چرچ اور زیڈ سوسائٹی نے فوری طور پر ان الزامات کی سختی سے تردید کی۔ معروف جریدے ٹائم میگزین نے ان دعووں کو فرضی اور ناقابل یقین قرار دیا، اور مزید اوٹو وامبیر کی گرفتاری صرف ایک پوسٹر چوری کرنے کا معاملہ نہیں تھا، یہ اس وقت کی گلوبل ٹینشن کا حصہ بن چکی تھی۔ گرفتاری کے صرف چند دن بعد
बड़े अस्करी और सियासी वाकयात पेश आए। नॉर्थ कोरिया ने 6 जनवरी 2016 को हाइड्रोजन बॉम्ब के तजर्बे का दावा किया। 7 फरवरी को उसने एक ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया। अगर आप ICBM के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके स्पेस रेस की बाबत वीडियो देख सकते हैं, जो कि 3 हिस्सों में मौजूद है, जिसमें मैंने डिटेल से ICBM की वजाहत की है। बहरहाल 12 फरवरी को यूनाइटेड नेशन की सलामती कौंसिल ने सख्त पाबंदियों का ऐलान किया। अगले माह मार्च को अमेरिका और साउथ कोरिया की मुश्तरका फौजी मशकें शुरू हुई, जिस पर नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी। ये सब ऐसे वाकयात में हुआ जब अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में ताल्लुकात निचली सतह पर थे। माहिरीन का मानना है कि ओटो वाम्बेर को नॉर्थ कोरिया ने एक सियासी प्यादे के तौर पर इस्तेमाल किया, एक ऐसा हथियार जिसके जरिए वो आलमी पाबंदियों के खिलाफ सौदेबाजी करना चाहता था। लेकिन सवाल यह है कि ओटो जैसे एक नौजवान अमरीकी टूरिस्ट का ताल्लुक आखिर ऐसे मुल्क के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है जो उस वक्त दुनिया को खुल्लम खुल्ला न्यूक्लियर अटैक की धमकियां दे रहा था, या ये ख्याल कि वो न सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पाबंदियों को कम करने बल्कि मुमकिना तौर पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए सियासी प्यादे के तौर पर इस्तेमाल हुआ था। 2016 अमेरिका के लिए इलेक्शन का साल था और ये मुमकिन है कि नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ने उसे फायदा उठाने के एक मौके के तौर पर देखा हो। बहरहाल 1 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका था। ओबामा और ट्रंप दोनों इंतजामिया इस कोशिश में लगे रही कि ओटो को किसी तरह बाहिफाजत वापस लाया जा सके। इस मकसद के लिए कई गवर्नमेंट ऑफिशियल बैरून मुल्क भेजे गए और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा। लेकिन दूसरी तरफ ओटो के पेरेंट्स हर लम्हा बेटे की फिक्र में घुलते जा रहे थे। महीनों वो ये सोचकर बीमार होते रहे कि उनका बेटा न जाने किस हाल में होगा, मगर उन्हें बार बार अमरीकी हुकूमत की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई कि ओटो बिल्कुल खैरियत से है और महफूज है। उन्हें शुरू में ये भी कहा गया कि वो हालात मजीद खराब होने के खौफ से खामोश रहे, इस उम्मीद पर कि शायद खामोशी ही उनके बेटे की हिफाजत की जमानत बन जाए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ ऐसी इतलात सामने आई जिन्होंने इस खामोशी को सवालिया निशान बना दिया। ऐसा माना जाता है कि ओटो को कैद के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मुमकिना तौर पर वाटर बोर्डिंग जैसे तफ्शीशी हरबे भी इस्तेमाल किए गए हों। वाटर बोर्डिंग एक ऐसा तरीका है जो इंसान को डूबने का एहसास दिलाता है। इंटरनेशनल लेवल पर यह तरीका इलीगल है और इसे बदतरीन किस्म की जहनी और जिस्मानी तशद्दुद में शुमार किया जाता है। अगर किसी पर तवील अरसे तक ऐसे हरबों का इस्तेमाल किया जाए तो ब्रेन को ऑक्सीजन की शदीद कमी का खतरा होता है, जिसके नतीजे में मुस्तकिल नुकसान भी हो सकता है या फिर कुछ और बदतर भी। इन सब खबरों के बावजूद अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहे, जिनको लीड कर रहे थे अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर नॉर्थ कोरिया जोसेफ यून, जो 17 महीनों तक इन बातचीत का हिस्सा बने रहे। जून 2017 तक हालात ने खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया जब अमरीकी हुकाम को ये मालूम हुआ कि ओटो वाम्बेर कोमा की हालत में है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी इंतजामिया ने फौरी तौर पर ओटो को वापस लाने का मुतालबा किया। नॉर्थ कोरिया पहुंचने पर जोसेफ ने इतराफ किया कि ओटो की वापसी की कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले तो ना जोसेफ को और ना उनके साथ आने वाली मेडिकल टीम को ओटो से मिलने दिया। लेकिन शदीद और थका देने वाले मुज़ाकरात के बाद बिलाखिर इजाज़त दे दी गई। लेकिन जिस ओटो को उन्होंने मीडिया पर देखा था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। उसकी रंगत जर्द थी, वो मुकम्मल तौर पर बेहोश और बेजान सा दिखता था। उसकी नाक में एक फीडिंग ट्यूब लगी हुई थी। नॉर्थ कोरिया के डॉक्टर्स ने दावा किया कि ओटो उनके हवाले किए जाने से पहले ही ऐसी बदतरीन हालत में था और बाद में ये इंकशाफ भी हुआ कि वो तकरीबन 17 माह कैद में से 15 माह तक कोमा में रहा। बिलाखिर दोनों हुकूमतों के दरमियान एक एग्रीमेंट तय पाया और 13 जून 2017 को ओटो वाम्बेर को अमेरिका वापस लाया गया। लेकिन अफसोस, जिस अच्छी सेहत के साथ वापसी का वादा उनके पेरेंट्स से किया गया था वो एक खोखला वादा निकला। ओटो अगरचे अपने वालिदैन के पास वापस आ गया था, लेकिन बहुत से सवालात वो अपने पीछे छोड़ आया, जिसमें सबसे अहम सवाल तो ये था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। नॉर्थ कोरिया ने दावा किया कि वो नींद की गोली खाने के बाद बोटलिज्म का शिकार हुआ और कोमा में चला गया, मगर अमेरिका के मुताबिक ये सब कुछ उस पर होने वाले तशद्दुद का नतीजा था। जब ओटो वापस आया तो वो एक वेजिटेटिव स्टेट जैसी हालत में था। उसकी आंखें खुली थी लेकिन वो किसी चीज पर रिएक्शन नहीं देता था। वो ना बोल सकता था, ना हरकत कर सकता था और ना ही अपने जिस्म पर कोई अख्तियार रखता था। उसकी आंखों में एक खौफ था, एक ऐसा खौफ जैसे उसने कुछ भयानक हैवानी चीजें देखी। ओटो के पेरेंट्स ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे उनके बेटे की रूह चली गई हो और वो महज एक बेजान जिस्म रह गया हो। ये सब कुछ नाकाबिले बयान था। डॉक्टर्स ने वाज़ेह किया कि उसके पूरे दिमाग में ऑक्सीजन की शदीद कमी के बायस टिश्यूज खत्म हो चुके थे, गालिबन किसी दिल के दौरे या सांस के रुक जाने के बायस। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह थी कि उसके जिस्म पर ना कोई जख्म था, ना टूटे हुए हड्डियों की निशान, ना ही कोई ऐसा सबूत जिससे जाहिर हो कि उसे मारा पीटा गया हो।
यहाँ तक कि उसकी जिल्द और जिस्मानी हालत एक ऐसे मरीज के लिहाज से काफी अच्छी थी जो साल भर बिस्तर पर पड़ा हो। ताहम उसके दांतों की हालत अजीब थी और पांव पर एक बड़ा निशान मौजूद था जो कई शकूक को जन्म देता था। 6 दिन अपने बेजान बेटे के साथ रहने के बाद ओटो के पेरेंट्स ने इंतहाई दर्दनाक फैसला किया। उन्होंने उसकी फीडिंग ट्यूब हटा दी। ओटो वाम्बेर 19 जून 2017 को इस दुनिया से रुखसत हो गया। अप्रैल 2018 में ओटो के पेरेंट्स ने नॉर्थ कोरिया पर तशद्दुद और कत्ल का इल्जाम लगाते हुए वाशिंगटन डीसी में अमेरिका की फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अगरचे आम शहरी गैर मुल्की हुकूमतों पर केस नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि नॉर्थ कोरिया को अमेरिकी कांग्रेस ने दहशतगर्द रियासत करार दिया हुआ था, इसलिए इस केस को सुना गया। 24 दिसंबर 2018 को अमरीकी अदालत ने फैसला दिया कि नॉर्थ कोरिया ओटो वाम्बेर के खानदान को $501 मिलियन हर्जाना अदा करे, लेकिन उन्होंने ना तो कोर्ट में कोई डिफेंस पेश किया, ना ही फैसले को माना। लेकिन जनवरी 2022 में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जागी। अमरीकी हुकूमत ने नॉर्थ कोरिया के एक बैंक से फंड जब्त करके ओटो के पेरेंट्स को $2,40,000 अदा किए। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया की कोई भी रकम फ्रेड और सैंडी वाम्बेर के दिल से अपने बेटे का सदमा नहीं निकाल सकती। ओटो की मौत ने उनके दिल पर एक ऐसा जख्म छोड़ा है जो कभी नहीं बढ़ेगा। मगर वो गम में डूबकर खामोश नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अपने बेटे की याद को एक मिशन बनाया। आज वो दुनिया भर में आवाज बुलंद कर रहे हैं ताकि नॉर्थ कोरिया की जुल्मत, सफाकियत और बेहिसी को बेनकाब किया जा सके। ओटो की अलमनाक कहानी सिर्फ एक खानदानी सानिया नहीं, बल्कि ये एक इंटरनेशनल वार्निंग है। अगर कभी आपको नॉर्थ कोरिया जैसे किसी मुल्क का सफर करना हो तो ये सोचकर हर कदम उठाएं कि वहाँ एक मामूली सी मुस्कुराहट, एक बेज़रर मजाक या एक तस्वीर आपकी पूरी जिंदगी का सबसे भयानक अंजाम बन सकती है।